कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करते जाइए। सही वक्त आने पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। ले आइए नोटबुक और पेन, मेरे साथ HBSC प्रैक्टिस पेपर 2 यानी सेट बी का सेक्शन ई करने के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जंगल भ्रमण के दौरान ऊंटों को देखा गया। ऊंटों के झुंड का 1/4 ऊंट जंगल में, वर्गमूल से दुगना ऊंट पहाड़ों पर और शेष जो 15 ऊंट बच गए वो थे नदी किनारे। बस इतनी सी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहां एक वर्ड आया है वर्गमूल, इसलिए हम ऊंटों की संख्या को मान लेंगे x² ताकि उसका वर्गमूल करना आसान हो जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, माना ऊंटों की कुल संख्या x। अब जो जो कंडीशंस कही गई हैं वे कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। x² मानना है। ओके। 1/4 जंगल में यानी 1/4 x², वर्गमूल के दुगने। सबसे पहले आप इसका वर्गमूल करेंगे ऐसे और इसका दुगना मतलब ये, और जो 15 बच गए वो यहां पर, और इन तीनों टर्म्स का सम क्या होना चाहिए? ऊंटों की कुल संख्या के बराबर होना चाहिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 4 आएगा, x², 4 2 ज़ा 8 और x² का अंडर रूट क्या बन जाएगा? x प्लस 15 4 ज़ा 60 इज इक्वल टू 4x²। ओके। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों टर्म्स आप राइट साइड में ले जाइए, माइनस की हो जाएंगी। 4x² है और ये तीनों टर्म्स राइट साइड चली गई ऐसे, इज इक्वल टू 0। 4 - 1 3x² माइनस 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस बहुपद के टुकड़े बनाने हैं। उसके लिए आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 63 ज़ा 180। ऐसे दो नंबर्स ढूंढ के लाइए जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 180 माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए माइनस का 8। ओके। तो देखिए 18 10 ज़ा 180 होता है और हमें इसका आंसर -8 चाहिए। वो कब आएगा? जब माइनस का नंबर बड़ा होगा और दूसरी संख्या प्लस की होगी, तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 18 - 10 8। हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं, -18 और +10। फर्स्ट नंबर एज इट इज, -18x + 10x - 60 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन लिखा जाएगा। 3 6 जा 18, यहां से 10 कॉमन, 10 6 जा 60। x - 6 को आप पहले लिख दें और 3x + 10 को बाद में। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 0। माइनस के नंबर उधर जाकर प्लस के, प्लस का 10 - 10, मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में, लेकिन ये वैल्यू इम्पॉसिबल है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अतः ऊंटों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू इम्पॉसिबल। x² थी वैल्यू हमने मानी थी, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ऊंटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। इसी क्वेश्चन की चॉइस में द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति
विविक्तर यानी डी डिस्क्रिमिनेंट द्वारा बताएं और नदी के किनारे कितने ऊंट बचे थे। देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों आंसर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर d की वैल्यू 0 तो मूल वास्तविक तो होते हैं और बराबर भी होते हैं, ओके। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो मूल होते हैं अवास्तविक, यानी रियल नहीं होते, ओके। अब हमसे एक चीज और पूछी गई है, नदी के किनारे कितने ऊंट थे। नदी के किनारे ऊंटों की संख्या। स्टेटमेंट में देखिए, सब कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये देखिए 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए थे, यानी नदी के किनारे कितने ऊंट हैं, 15। तो आप यहां लिख देंगे 15। नाउ सेकंड पार्ट, पहाड़ों पर कितने ऊंट थे। ये बात भी स्टेटमेंट में ही लिखी हुई है, पहाड़ों पर ऊंटों की संख्या इज इक्वल टू, देखिए ये है स्टेटमेंट, पहाड़ों पर कितने ऊंट हैं, वर्गमूल से डबल। वर्गमूल से डबल का क्या मतलब है, 36 का वर्गमूल और इसका डबल, 36 का √6 होता है 12। तो पहाड़ों पर ऊंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। थर्ड पार्ट, जंगल में कितने ऊंट देखे गए थे। जंगल में ऊंटों की संख्या, स्टेटमेंट में देखते हैं हम, जंगल में कितने देखे गए, 1/4 ऊंट। 1/4 का मतलब 1/4 इंटू 36, 4 9 36। तो जंगल में ऊंटों की संख्या कितनी हो गई, 9। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, फेरिस व्हील, ये एक घूमने वाला पहिया होता है। देखिए इन्होंने डायग्राम दिया है और आप इस झूले पर कभी झूले भी होगे जरूर। इसमें पूजा ने सवारी की, अपने दोस्तों को देख रही थी जो सवारी का आनंद ले रहे थे। वह पहिए के विभिन्न कोणों और मापों के बारे में जानने को उत्सुक थी। तो उसने क्या किया, इस झूले की ये वाली शेप बना दी और हमारे लिए ये क्वेश्चन तैयार कर दिए गए, एंगल ROQ की वैल्यू फाइंड करना। देखिए अब एंगल ROQ कहाँ है, ROQ यानी ये वाला एंगल हमें बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए ये एक वृत्त है और वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये और ये थोड़ा सा स्पर्श रेखाएं बनी नहीं, ये है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेन ये बात पता होनी चाहिए कि केंद्र से जब आप स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ओके। ऐसे ही इसको इससे मिलाया तो यहां भी कितना बन गया, 90। और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का जोड़ 90 है तो इसका और इसका जोड़, इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए, 180। तभी तो चारों कोणों का जोड़ 360 होगा, ओके। अब देखिए ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, यहां पर है 30 डिग्री। तो सामने वाला एंगल कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, 180 में से 30 को माइनस कर दीजिए
150 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इसके फर्स्ट पार्ट में एंगल आर ओ क्यू फाइंड करना है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है 180 माइनस 30, 150 डिग्री। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल आर क्यू पी। देखिए अब ये आर, ये क्यू, ये पी, यानी हमें सिर्फ इतना एंगल ढूंढना है। अभी अभी मैंने आपसे ये कहा, केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, केंद्र यहां पर है, ये है वृत्त का केंद्र, ये स्पर्श, ये वाली स्पर्श रेखा, ये मिला दिया गया, यानी त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहां से यहां तक 90 डिग्री है टोटल। इट मीन्स एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री। ओके, हमसे कौन सा पूछा गया है? हमसे एंगल पूछा गया है बस इतना, यहां तक। तो अगर कोई हमें ये चुटंकी सा एंगल बता दे तो मैं उसे 90 में से माइनस कर दूंगी और मेरे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, किसी वृत्त में जो त्रिभुज बनती है ऐसे, तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको ये वाला एंगल 150 डिग्री दे दिया जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। 180 में से आप 150 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 30। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 30। इसका और इसका दोनों का सम 30। लेकिन ये भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर, यानी ये एंगल कितने डिग्री के आ जाएंगे, 15 डिग्री के। ओके, इसलिए ये जो छुटंकी सा एंगल है ये कितने का बचेगा, 15 डिग्री, यानी एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 15 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, आर क्यू पी। सिंपल, आप 90 में से 15 को माइनस कर दें, 75 डिग्री। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू कहां पर है, आर एस क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, अगर किसी आर्क ने यानी चाप ने केंद्र पर कोण बना दिया 60 डिग्री, तो ये बाकी जो वृत्त की परिधि है वहां पर जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, यानी केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा डबल होता है और वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा आधा होता है। ओके, इसका आधा 60 का हाफ 30। तो अब देखिए, ये वाला एंगल हम बता चुके हैं पहले ही कि ये 150 का होगा, तो ये एंगल निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। आप 150 को 2 से डिवाइड कर दें, 75 डिग्री। एंगल ओ आर पी, ये एंगल भी हमें फाइंड करना है। देखिए कहाँ है, ओ आर पी, ओ आर पी, ये तो त्रिज्या है वृत्त की और स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इट मीन्स एंगल ओ आर पी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, चतुर्भुज ओ आर पी क्यू किस प्रकार की चतुर्भुज है। देखिए ये चतुर्भुज आपको दिखाई दे रही है, ओ आर पी क्यू, ओ आर पी क्यू। क्या आपको इसकी शेप एक पतंग जैसी नहीं लगती है ना, पतंग जैसी। तो इसने यही कहा है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज है, पतंग, चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी काइट। और इसी के साथ ये वाले क्वेश्चन भी फिनिश हो गए। बस इसमें ये 3 ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में चॉइस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, आकृति और सुकृति लूडो का गेम खेल रहे हैं और खेल कौन शुरू करेगा इस बात के लिए उनकी लड़ाई हो रही है। उन्हें 2 सिक्के मिले और उन्होंने क्या किया
कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, फिर पता चलेगा कि खेल कौन शुरू करेगा। सबसे पहली बात, कितने संभावित परिणाम हैं? तो देखिए, जब भी आप दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो संभावित परिणाम क्या होते हैं? या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, या पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, या दोनों ही सिक्कों पर टेल आ सकता है। यानी कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 4। नाउ सेकंड पार्ट, यदि सफलता की संभावना है 73%, तो विफलता की क्या संभावना है? विफलता की संभावना के लिए आपको 1 में से सफलता की संभावना को माइनस करना है। सफलता की क्या है? 73%, यानी 73/100। 100 × 100 माइनस 73 करेंगे तो 27/100, यानी विफलता की संभावना आ गई 27%। देखो आकृति ने क्या कहा, अगर उसे कम से कम एक हेड मिले तो वो जीत जाएगी और खेल शुरू कर देगी। इस बात की क्या संभावना है कि आकृति खेल शुरू करेगी? तो आकृति के संभावित परिणाम लिखने हैं आपको। सबसे पहले कम से कम एक हेड, संभावित परिणाम कम से कम एक हेड। देखिए, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, एच एच, एच टी और टी एच। इस बात की क्या संभावना है कि आकृति खेल शुरू करेगी? यानी पी ब्रैकेट आकृति खेल शुरू करेगी। संभावित परिणाम कितने हैं? 3, और कुल टोटल परिणाम कितने हैं? 4, 3/4। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए सुकृति क्या कहती है कि अगर उसे अधिकतम एक टी मिल जाए, टेल मिल जाए, तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू कर दूंगी। इस बात की प्रायिकता बताइए कि सुकृति खेल शुरू करेगी। तो फिर से वही बात है, सुकृति के लिए आपको संभावित परिणाम बताने हैं, और संभावित परिणाम का क्या मतलब है? एक टेल इसमें है, इसमें है और इसमें, एच टी, टी एच और टी टी, इन तीनों में से कोई भी केस हो गया तो सुकृति खेल शुरू कर देगी। संभावना के लिए आप क्या करेंगे? सुकृति खेल शुरू करेगी, इसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ओके, और इसी के साथ ये इस पेपर का सेक्शन ई फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।